नमस्कार। आज की इस चर्चा में पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के वित्त वर्ष 2026 के शानदार वित्तीय और ढांचागत आंकड़ों को डिकोड करते हैं। सच में यह साल इस कंपनी के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ है। चलिए सीधे इन नंबरों के अंदर गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही साफ है। शुरुआत करेंगे वित्त वर्ष 26 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन से, फिर सेगमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद डिविडेंड और मार्केट शेयर, फिर लीडरशिप रीस्ट्रक्चरिंग और आखिर में जानेंगे कि बाजार का आउटलुक क्या है। तो हमारा पहला भाग है वित्त वर्ष 26 का रिकॉर्ड ब्रेकर। 31 मार्च 2026 को खत्म हुए साल के वित्तीय आंकड़े आखिर कितने विशाल हैं, आइए देखते हैं। कंपनी की आधिकारिक प्रेस रिलीज से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इसमें साफ तौर पर हाईलाइट किया गया है कि कंपनी ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन त्रैमासिक और वार्षिक रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज की है। मतलब सही मायनों में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल। अब जरा इस नंबर पर गौर करें। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 285 बिलियन रुपए के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। सटीक रूप से कहें तो ये आंकड़ा है 2,87,838 मिलियन रुपए। पिछले साल के मुकाबले 29% की भारी भरकम ग्रोथ। इस उछाल ने इंडस्ट्री में सचमुच एक नई मिसाल कायम कर दी है। और केवल रेवेन्यू ही नहीं, मुनाफे में भी बिल्कुल ऐसा ही जबरदस्त उछाल आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट में साल दर साल 32% की गजब की वृद्धि हुई है। आंकड़ा 20,455 मिलियन से उछलकर सीधा 27,084 मिलियन रुपये पर पहुंच गया है। यह कंपनी के ऑपरेटिंग मॉडल की मजबूती का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब सवाल उठता है कि इस जादुई प्रदर्शन के पीछे आखिर राज क्या है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री इंदर टी जयसिंघानी के मुताबिक इसका सीधा श्रेय प्रोजेक्ट स्प्रिंग नाम की एक इंटरनल पहल को जाता है। उन्होंने बताया कि इसी पहल ने कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बुनियादी रूप से इतना मजबूत किया है। चलिए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है सेगमेंट बाय सेगमेंट परफॉर्मेंस। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अलग अलग डिविजन्स के स्तर पर यह सफलता कैसे हासिल हुई। रेवेन्यू में किसने कितना योगदान दिया वो इस टेबल में एकदम साफ है। वायर्स एंड केबल सेगमेंट 33% की ग्रोथ के साथ बिना किसी शक के सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जिसका रेवेन्यू 2,51,789 मिलियन रहा। वहीं एफएमईजी सेगमेंट ने भी 25% की बहुत ही मजबूत ग्रोथ दिखाई है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ एफएमईजी सोलर कैटेगरी है, जिसका आकार साल दर साल लगभग 2 गुना हो गया है, बिल्कुल शानदार। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईपीसी बिजनेस है, जिसने प्रोजेक्ट टाइमिंग साइकिल की वजह से चौथी तिमाही में 15% की गिरावट का सामना किया है। अगर हम कोर बिजनेस की थोड़ी और गहराई में जाएं, तो कुछ अहम बातें सामने आती हैं, जैसे कि चौथी तिमाही में 30% की ग्रोथ और वायर्स के मुकाबले केबल्स का बेहतर प्रदर्शन। डेटा से केबल्स के लिए एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी नजर आती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस अब कुल वार्षिक रेवेन्यू में 5.4% का योगदान दे रहे हैं, जो एक मजबूत ग्लोबल फुटप्रिंट का साफ संकेत है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, डिविडेंड्स और मार्केट शेयर। इतने विशाल रेवेन्यू के बाद यह समझना जरूरी है कि इससे बाजार में कंपनी का दबदबा और शेयर होल्डर वैल्यू कैसे बढ़ रही है। प्रोजेक्ट स्प्रिंग की असली सफलता इस चार्ट में झलकती है। घरेलू बाजार में कंपनी ने पिछले ही वित्त वर्ष में संगठित वायर्स और केबल सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी 26 से 27% से बढ़ाकर 30 से 31% कर ली है। मतलब सीधे 3 से 4% की छलांग। मार्केट में इस मजबूत पकड़ को सेलिब्रेट करते हुए बोर्ड ने 470% के एक चौंका देने वाले डिविडेंड का प्रस्ताव दिया है। जी हां, 470%। इसका सीधा सा मतलब है 47 रुपीज पर शेयर। यह पे आउट रेशियो को 27.2% तक ले जाता है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। इसके साथ ही कंपनी की बुनियादी फाइनेंशियल हेल्थ एकदम चट्टान की तरह मजबूत दिख रही है। कैपेक्स में 54% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 14.8 बिलियन रुपए का भारी भरकम निवेश। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इतना बड़ा निवेश करने के बाद भी नेट कैश रिजर्व लगभग दोगुना होकर 41.9 बिलियन रुपए पर पहुंच गया है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे भाग का, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रीस्ट्रक्चरिंग। वित्तीय इंजन तो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है, पर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो स्ट्रक्चरल बदलाव हुए हैं, उन्हें देखना भी उतना ही अहम है। 6 मई 2026 से कंपनी के अंदर लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब अलग अलग डिविजन्स के लिए विशिष्ट सीईओ नियुक्त किए गए हैं।
जैसे कि ईश्विंदर खुराना B2C के CEO, हेतल शाह EPC के CEO और आशीष डी जैन टेलीकॉम के CEO बने हैं, जबकि राकेश तलाटी COO की भूमिका में है। ये हर सेगमेंट पर एक लेजर शार्प फोकस बनाए रखने की साफ स्ट्रैटेजी है। इसी के साथ सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल यानी S&P सूची में भी कुछ छटनी हुई हैं। स्ट्रक्चरल बदलावों के कारण रितेश अरोड़ा, जो कि चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं, और राकेश राजपूत, जो कि B2B सेल्स नॉर्थ और ईस्ट देखते हैं, उन्हें S&P की आधिकारिक लिस्ट से हटा दिया गया है। हालांकि वे दोनों कंपनी के कर्मचारी बने रहेंगे। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, द मार्केट आउटलुक। इन सब रिकॉर्ड तोड़ नंबरों और लीडरशिप बदलावों के बाद आखिर बाजार क्या सोच रहा है? अगर 8 विश्लेषकों की 19 रिपोर्ट्स पर आधारित ट्रेंडलाइन के आम सहमति लक्ष्य यानी कंसेंसस टारगेट को देखा जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी है। वर्तमान स्टॉक प्राइस 8,415.50 रुपये है और टारगेट 8,565.00 रुपये रखा गया है। इसका मतलब है कि बाजार का सेंटिमेंट मध्यम रूप से सकारात्मक है और ये मौजूदा स्तर से करीब 1.78% के अपसाइड का अनुमान लगा रहा है। और आखिर में ये पूरी चर्चा भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। B2C, EBC और टेलीकॉम के लिए ये अलग-अलग CEO भूमिकाएं क्या इशारा करती हैं? क्या ये आने वाले वर्षों में आक्रामक और स्वतंत्र विस्तार रणनीतियों की तैयारी है या फिर किसी सेगमेंट डिमर्जर की सुगबुगाहट? खैर, जो भी हो, ये एक ऐसा ट्रेंड है जिस पर आने वाले समय में सबकी नज़दीकी नज़र रहेगी। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.